Welcome to Pakijatube. Hi, my dear student. How are you? I hope that you are happy. पाकिजा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस पेपर के चैप्टर नंबर 1 के 25 ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, जो काफ़ी फेमस हैं, जो काफ़ी बार पूछे गए हैं, जो 2023 के लिए भी काफ़ी वीवीआई है। इसलिए अगर आप भी क्लास 10th में हैं और आप भी 2023 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम इसके साथ साथ आंसर भी बताएंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। मैं टिक कर दिया है, इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। जो मानव रक्त होता है यानी खून होता है, तो उसमें यूरिया कितना प्रतिशत होता है। तो 100 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम या 40 मिलीग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 मिलीग्राम। तो हमारा जो खून होता है उसमें 20 मिलीग्राम खाली यूरिया होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। श्वसन क्रिया के दौरान यानी हम जो श्वसन होता है हमारे शरीर की क्रिया, हमारे शरीर के अंदर में, तो उसमें जो ऊर्जा होता है तो उसमें ऊर्जा के रूप में कुछ ऊर्जा निष्कासित हो जाता है। जो हमारे श्वसन होता है उसमें कुछ ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित हो जाता है। तो कितना प्रतिशत। तो इसका सही आंसर है 20%। 20% ऊर्जा ऐसा है जो निष्कासित हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्सर्जन। क्या हो जाएगा इसका? उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। पौधों के वायवीय भाग। तो पौधों के वायवीय भाग का मतलब क्या होता है। कोई पौधा होता है, पौधे के जो पत्तियां हो गया, तना हो गया, उसमें कुछ कुछ छिद्र होते हैं। तो उन पौधा हुए कुछ पौधा होता है उनमें, जैसे ये पौधा, इनके तना में, पत्तियों में कुछ छिद्र होते हैं। तो वहाँ से क्या होता है, जल निष्कासित होता है। तो हमने पढ़ा था कि इसी को हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। आप लोग क्वेश्चन में पढ़े होंगे कि पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वाष्पोत्सर्जन। और अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। ये तो बिल्कुल सही है। छोटा सा क्वेश्चन है जिसका सही आंसर हो जाएगा श्वसन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। कौन सी क्रिया है जो सभी जीवों में होना कंपलसरी है। प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन या चलन। देखिए, प्रकाश संश्लेषण तो सिर्फ पौधों में होता है, जंतुओं में तो नहीं होता। इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण सभी के लिए अनिवार्य नहीं है। उसी तरह चलन, क्या सभी जीव को चलना फिरना जरूरी है। क्या पेड़ पौधे चलते हैं? नहीं। क्या वो जीव नहीं है? इसका मतलब डी नंबर भी सही नहीं है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। उसके बाद बचा वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन हमने पढ़ा है कि सिर्फ पेड़ पौधों में होता है, इंसानों में थोड़ी होता है। इसका मतलब वाष्पोत्सर्जन भी सभी जीवों में नहीं होता, ये भी गलत। तो बाकी बचा डी, श्वसन, जो सभी जीवों में होना अनिवार्य है। जिस जीव में श्वसन नहीं होगा तो वो जीव ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, मैग्नीशियम पाया जाता है कहाँ मिलता है। क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में या श्वेत रक्त कण में। तो इसका सही आंसर है क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल कहाँ होता है? पत्तियों में। और इसी के कारण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण भी पत्तियों में हो पाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 वेशम, 2 वेशम, 4 वेशम या 5 वेशम। देखिए, वेशम कहीं कक्ष भी लिखा होता है। तो हमारा दिल का जो हिस्सा होते हैं 4 हिस्से होते हैं। आप हिस्सा बोलिए, कक्ष बोलिए या वेशम बोलिए, सब एक ही होता है। तो हमारे दिल में कितने वेशम होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 वेशम होते हैं। दायां अलिंद, बायां अनिल्द और दयानिले और
बायां अनिल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द्वारा प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? यानी जो प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्या निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर होगा ग्लूकोज। ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? मतलब कोशिका को जो सबसे बाहरी परत होता है उसी को हम झिल्ली कहते हैं। तो वो झिल्ली किस तरह का? पारगम यानी कि सब कुछ अंदर आता जाता बढ़िया से? इसका मतलब है नहीं, सब कुछ आसानी से कोशिका झिल्ली के अंदर नहीं जाता है। या ये तो गलत हो गया। बी नंबर देखें, अपारगम। इसका मतलब ये हो गया कुछ भी पदार्थ कोशिका के अंदर नहीं जाता है। ऐसा भी तो संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी पदार्थ कोशिकाओं के अंदर जाना जरूरी है। जो खाद्य पदार्थ है उसको तो अंदर जाना चाहिए। इसका मतलब अपारगम में भी नहीं है। अब देखिए, कोई भी कोशिका झिल्ली है उसके अंदर में कुछ न कुछ पदार्थों का जाना आना ज़रूरी है। जो काम के होंगे वो जाएंगे और जो काम के नहीं होंगे वो नहीं जाएंगे। इसका मतलब पूरे तौर पे तो नहीं जाते, लेकिन थोड़ा बहुत जाते हैं। और अर्धपारगम्य मतलब भी वही होता है। तो कोशिका झिल्ली जो है एक प्रकार का अर्धपारगम्य झिल्ली है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, दही जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? जो दही जमता है तो उनमें कौन सी क्रिया होता है? क्या प्रकाश संश्लेषण होता है? प्रकाश संश्लेषण तो पेड़ पौधों में होता है, ये तो गलत हो गया। क्या किण्वन होता है? अपघटन होता है? उत्सर्जन होता है? देखिए, उत्सर्जन तो जंतुओं में होता है, ये तो गलत हो गया बचा दो। अपघटन मतलब हो गया कि टूट टूट करके अलग हो जाना। क्या दही टूटता है? तो ये भी गलत है। तो हमारा लास्ट ऑप्शन बचा सी नंबर। तो दही में किण्वन प्रक्रिया होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन। उपापचयी क्रिया क्या होता है? हमारे अंदर में जो क्रियाएं होती है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जिसको बोलते हैं, यानी खाना पचने की क्रिया। या ऐसे बोलिए, जो हम जिंदा रहते हैं हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको एक लफ्ज में बोल सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम जो बोलते हैं, पचने की क्रिया को उपापचयी क्रिया बोलते हैं। तो कौन आवश्यक है? तो क्या चीज़ की ज़रूरत है? निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति। देखिए, अगर ऊर्जा नहीं रहेगा तो हम खाना नहीं पचा सकते हैं। ये भी तो सही होगा। शरीर की वृद्धि। देखिए, शरीर अगर नहीं बढ़ता है तो फिर उपापचयी क्रिया इसका मतलब हो ही नहीं रहा है। ये भी सही है। उसके बाद है टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत। अगर हमारे शरीर में जो ऊतक टूट फूट गया है, जैसे कि हमारा हाथ कट जाता है, कुछ हो जाता है, तो क्या वो फिर भरपाई भी हो जाता है? इसका मतलब टूटे फूटों की मरम्मत होती है। यानी कि इसमें सभी हो जाएगा सही। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। देखिए, डायलिसिस थैली क्या होता है? हमारे शरीर में एक खास प्रकार का अंग होता है जो हमारी खून को साफ करने में सहायता करता है, जिसको हम क्या बोलते थे? किडनी। हम्म किडनी हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो हमारे खून को साफ करने में सहायता करता है। और किडनी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वृक्क। और वृक्क के एक छोटे से भाग को हम बोलते हैं नेफ्रॉन। न्यूरॉन तो हमारे दिमाग में होता है, ये तो खून साफ करता नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया तो खून साफ साफ करता है नहीं। यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेफ्रॉन। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। मत्स्य का मुख्य शोषण अंग। मत्स्य का मतलब होता है मछली। मछली का मुख्य शोषण अंग, यानी मछली किस अंग के द्वारा शोषण करता है? तो याद रहे कि ये तो ऑप्शन ही गलत लग रहा है। 2 नंबर ऑप्शन है फेफड़ा। फेफड़ा तो इंसानों में होता है, मछली में तो कहाँ से होगा? तीसरा है नाक। मछली में नाक के द्वारा नहीं होता है, तो इसका सही आंसर है गिल्स। गिल्स के द्वारा मछली शोषण करते हैं, इसलिए इसका नाम मछली का शोषण अंग हो जाएगा गिल्स। अगला क्वेश्चन जाने से पहले अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको। और एक बात ये भी याद रखिए कि आने वाली वीडियो में हम इसी तरह के 25-25 क्वेश्चन सब लाते रहूँगा, और हर चैप्टर के लिए लाएंगे और फिर हर बुक के लिए भी लाएंगे। यानी कि लगभग 20 चैप्टर है साइंस में, और एक एक चैप्टर के लगभग 2-3 वीडियो आएगा, यानी लगभग 50-60 वीडियो आएगा, जो काफ़ी
भी आए होंगे जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छे होंगे। अगर आपको आता है सॉल्व करने के लिए तो आप उनको प्रैक्टिस के तौर पे देख सकते हैं। यदि आप पहले से नहीं जानते हैं तो आप इसको याद करने के लिए भी देख सकते हैं। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल जानते ही पत्ती में होता है, तो इसका रंग क्या होता है? तो इसका रंग होता है हरा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? हरा। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में कौन सा पोषण होता है? यही कहने के लिए चाह रहा है। स्वपोषी, मृतजीवी, संभोजी, कोई नहीं। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? इसमें स्वपोषी नहीं हो सकता है क्योंकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता, और हम जानते हैं कि जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है वो स्वपोषी नहीं हो सकता क्योंकि वो स्वपोषण भी नहीं कर पाएगा। उसके बाद होता है समभोजी। समभोजी जो इंसानों की तरह भोजन करते हैं उसको समभोजी कहते हैं। तो कवक कवक तो करेगा ही नहीं वैसे। उसके बाद है मृतजीवी। हाँ, ये सही है। कवक में मृतजीवी पोषण होता है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन, गोंद, जो हमारा गोंद होता है, रेजिन होता है, ये पौधों से ही आता है और पौधों के शरीर के अंदर से निकलता है। तो वो कहाँ जमा रहता है? याद रखिएगा, पुराने जाइलम में रहता है। जाइलम का नाम तो सुने होंगे आप, जिसके द्वारा पौधों में जल का स्थानांतरण होता है। तो यही पुराने जाइलम, एक होता है नया जाइलम, एक होता है पुराने जाइलम जो बहुत पुराने से है। जाइलम का भी निर्माण होते रहता है। जो पुराने जाइलम है उसमें ये रेजिन और गोंद संचित रहने इकट्ठा रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की विक्रिया है? यानी हमारे शरीर में जो भोजन पचता है वो कौन सी विक्रिया है? आखिर भोजन का पचना भी एक प्रकार का विक्रिया है क्योंकि भोजन पचता है और पच करके वो अलग चीज़ बन जाता है। तो भोजन का पचना एक अभिक्रिया है, लेकिन कौन सी विक्रिया है? उपचयन, संचयन, उपचयन, संचयन, विस्थापन, अपचयन, क्या है? तो इसका सही आंसर है उपचयन। तो इसका सही आंसर क्या है? उपचयन। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त क्या है? रक्त, जिसको ब्लड या खून बोलते हैं, क्या है? रक्त कोशिका है, ऊतक है, पदार्थ है, या कोई है, क्या है? याद रखिए कि रक्त कोशिका नहीं है, पदार्थ नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऊतक। रक्त एक ऊतक है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि रक्त कैसा ऊतक है, तो आपको वहाँ बताना होगा रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक है। यहाँ तो सिर्फ ऊतक दिया गया है इसलिए हम सिर्फ ऊतक को टिक मारे, लेकिन कहीं अगर आपको दिया है तो ऊतक, रक्त कैसा ऊतक है तो तरल संयोजी ऊतक दीजिएगा। यहाँ फिलहाल ऊतक इसका आंसर है। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग आप जानते होंगे कि वह अंग जहाँ से हमारे शरीर से कुछ निकलते हैं, जैसे कि पसीना निकलता है या हमारे से जो भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। उत्सर्जी पदार्थ आप तो जानते होंगे, हमारे शरीर में पचने के दौरान कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो शरीर से बाहर होना ज़रूरी है। तो जैसे कि मल मूत्र या हमारे पसीने हो गए, तो ये सब क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है, और जहाँ से निकलते हैं ये सब उत्सर्जी अंग है। तो हमारा जो किडनी होता है ना, ये भी एक किडनी किडनी को हिंदी में बोलते हैं वृक्क। वृक्क भी एक उत्सर्जी अंग है। ठीक है, यहाँ भी उत्सर्जन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं, रक्षी कोशिकाएं क्या होती है? ऐसा कोशिका जो रक्षा करे। रक्षी को बोलते हैं रक्षा करने वाला। तो रक्षी कोशिका यानी ऐसा कोशिका जो रक्षा करे, कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है पत्तियों में। पत्तियों के अंदर में रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, इसलिए कि पत्तियों के अंदर कोई भी कीटाणु या हानिकारक चीज़ जाए तो उसको नष्ट कर पाए और पत्तियों को नुकसान ना हो। याद रखिए कि पत्तियों में रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में होता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में होता है? आप लोग पढ़े होंगे शोषण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वायवीय शोषण, एक होता है अवायवीय शोषण। तो वायवीय शोषण में जो होता है,
ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में पहुंचती है, जिसके कारण ऊर्जा अधिक मात्रा में मुक्त होती है और इसमें लैक्टिक अम्ल या इथाइल अल्कोहल का निर्माण नहीं होता था। यानी कि यहाँ जो कह रहा है कि किस प्रकार के शोषण में बनता है, तो इथाइल अल्कोहल तभी बनता है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होता है, यानी कि अवायवीय शोषण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, अवायवीय शोषण में इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वास, स्वच्छवास, शोषण, निःशोषण, उत्सर्जन। काफ़ी बच्चे क्या होता है कि वो बी नंबर मार देते हैं, शोषण। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को शोषण कहते हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत है। वो सभी क्रियाएं जिसके द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसको शोषण कहते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन है कि वह सभी क्रिया उन सभी क्रियाओं के द्वारा जिससे ऊर्जा उत्पादन होता है क्या कहलाता है, तो वह हम शोषण दे सकते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा स्वच्छवास। क्या हो जाएगा? स्वच्छवास। मैंने इस वीडियो में 2500 क्वेश्चन को समझाने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी कोई कमी रह गया तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में फिर 25 क्वेश्चन आएगा, जो वो भी काफ़ी अच्छे होंगे, उसको मैं और भी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। इसलिए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को नहीं सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके तभी जाइएगा। तब तक के लिए थैंक्स।